मांग के बारे में जो बार बार सब बता रहे हैं कि ये मांग जो है अव्यवहारिक मांग है, इम्पॉसिबल मांग है इसको मान लेना, जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात है। कल आपने थोड़े से आंकड़े दिए थे, आज मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखिए, भारत के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात मैं कर रहा हूं। भारत के अंदर जितनी भी उपज होती है, खाद्यान्न की जितनी भी उपज है, उसकी टोटल वैल्यू है 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़। एमएसपी पर जिन 24 क्रॉप्स की को एमएसपी दी जाती है, फसलों को, अगर केवल उनकी उपज की बात करेंगे जिन पर एमएसपी लगती है, तो वो 10 लाख करोड़ है। तो आइए हम इन्हीं 10 लाख करोड़ की बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए, भारत सरकार का 2023-24 के अंदर पूरी भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा पूरे देश में वो 45 लाख करोड़ है। और आप चाह रहे हैं कि एमएसपी वाली फसलें तो 10 लाख करोड़ पड़ेंगी और पूरी फसलों की बात करेंगे तो 40 लाख करोड़ पड़ेंगे। क्या मुमकिन है? बाकी सारा काम सरकार छोड़ देगी, केवल फसल ही खरीदेगी? और फसल तो अभी भी खरीदी जा ही रही है ना। देखिए, अब इसमें मैं आपको बताऊं, कई सारी इसमें बातें आती हैं। एक बात जो आप अभी कह रहे थे, तो अगर इस तरह का एमएसपी लागू किया जाता है तो पहली बात यह कि 5 ट्रिलियन रुपीस का जो भार है वो पड़ेगा। तो एक तो वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ यही नहीं है कि ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप फसल के लिए जो एमएसपी कर देंगे तो उसी तरह की फसलें उगाई जाएंगी जो एमएसपी के अंदर। पंजाब में वही हो रहा है। आप खुद सोचिए, आप पानी पिला पिला के चावल उगा रहे हैं। तो आप उस मराठवाड़ा में जहां पानी नहीं है, आप कपास उगाते हैं। कपास इसलिए उगाते हैं ताकि इस तरह का फायदा हो। देखिए, और दूसरा ये होगा कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सरकार को आएगी। एक तो डब्ल्यूटीओ में आप फंस जाएंगे जाके, क्योंकि आप इस तरह की सब्सिडी कह रहे हैं डब्ल्यूटीओ से हट जाओ। मैं बता रहा हूँ, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हट, मैं उससे आगे बता रहा हूँ। सपोजली आपने इतना सारा एक ही तरह की फसल कर दी जो कि बिक नहीं रही है, सरकार मतलब जो है वो बिक नहीं रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सरकार को ऑब्वियसली वो खरीदना पड़ जाएगा अगर इस तरह का कानून हुआ। तो उसका करेंगे क्या? और ऐसे में जब इस तरह के एमएसपी पे आप खरीदेंगे तो बेचेंगे कहाँ? क्योंकि विदेश का जो मूल्य होगा, अगर एक्सपोर्ट भी करना होगा तो मूल्य ऊपर चला जाएगा। दूसरा, आपके यहाँ खुद महंगाई बढ़ेगी जब आप इस तरह की एमएसपी पे खुद खरीदेंगे। तो इसके ऐसा नहीं कि इसके सोल्यूशन भी मैंने अलग अलग दोनों तरफ का तर्क देना चाहिए। मैं दूसरा के भी दे रहा हूँ कि इसके सोल्यूशंस भी दिए गए, ऐसा नहीं है। एक तो सोल्यूशन जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना है, कि उसमें ये कहा जाता है, ये सोल्यूशन सुझाया गया, जो कृषि जो को देखते हैं, जो फाइनेंस को देखते हैं कृषि के, वो ये कहते हैं कि जो डिफरेंस हो, और ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये लागू नहीं हुई, कई जगहों पे ये लागू है हमारे राज्यों में, कि जो डिफरेंस हो एमएसपी और उसके बीच में, वो डिफरेंस सरकार दे दे, भावांतर वाली स्कीम। दूसरा उसका ये है कि आप किसान के लिए इंश्योर कर दीजिए उसकी इनकम, जो कि अभी किसान सम्मान निधि वाला मामला है। तो ये वो पेंशन मांग रहे हैं 10,000 रुपया महीना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकली की जा सकती हैं, ये इसके फॉर्मूला दिए हुए हैं। नहीं, लेकिन 10,000 रुपए हर किसान को पेंशन मिले। मनरेगा में अभी तक तो जो काम होता है वो मजदूर को उसकी दिहाड़ी मिलती है। वो कह रहे हैं कि इसमें किसानों को भी शामिल करो मनरेगा में। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, वो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो क्योंकि उसकी आंकलन किया गया है, उन सब में ये देखा गया है कितना एक्सपेंडिचर होगा। ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये नीति आयोग और बाकी सबके। अरे, एक किसान नेता ने ये बताया, उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग हमारी मांग ही जो है गलत तरीके से पेश कर रहे हो। हम ये कब कह रहे हैं कि हमारी सारी खरीद जो है वो सरकार करे? हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि आप कानून बना दीजिए कि ये जो मान लीजिए गेहूं है, ये 2,500 रुपए पे ही बिकेगा, इससे कम पे नहीं बिकेगा। तो मैंने कहा ये कानून तो एमएसपी का और क्या मतलब होता है? एमएसपी का तो यही मतलब होता है। बोले लेकिन ये कानून बन जाए कि ना कोई खरीद सकता है इस पे कम पे, ना कोई बेच सकता है, तो वो अपराध बना देंगे क्या इसको? तो व्यापारी क्यों करेगा ऐसा? दरअसल यही सबसे खतरनाक यही है। इस देश ने वो लाइसेंस राज देखा है कि कोई अपना ही गेहूं लेके एक जगह से दूसरे जिले में जाता था तो भी वो चुंगी वाले उसको पकड़ लेते थे। आप लेके निकल रहे हैं, किनारे बैरियर लगा के बैठे रहते थे। इस देश ने बहुत सी विसंगतियों को धीरे धीरे खत्म किया है। हमारे देश ने धीरे धीरे किसानों का जीवन बेहतर करना शुरू किया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रति एकड़ पैदावार हम बढ़ाएंगे, हम गुणवत्ता बढ़ाएंगे, हम सबसे अच्छे बीज तैयार करेंगे, सीड हब बनाएंगे एशिया का। हम अपनी मिट्टी की जांच करके उसे और उर्वर बनाएंगे। हम अपने यहां तालाब खोदेंगे, अपनी जमीन का जो जल स्तर है उसको ऊपर करेंगे। हम एक तरफ इस वैल्यू एडिशन की क्वालिटी की बात करें, दूसरी तरफ हम क्या करें कि भैया गेहूं धान या जितनी 23 उपज है जो इसमें आ रहा हो उसको सरकार खरीदे। खरीद के क्या करेगी? उसके बाद हम ही लोग चलाएंगे। फलाना जगह एफसीआई के गोदाम में
पानी बरस गया और वहां जगह नहीं थी तो सड़ गया। तो क्या हुआ, किसी शराब कारोबारी ने उसको खरीद लिया औने पौने दाम पर। फिर कोई बताएगा कि एफसीआई के गोदाम में साल में इतने लाख का गेहूं चूहे खा जाते हैं। यानी हम दुनिया भर के करप्शन और ये सब करके हम किसानों की इतनी मेहनत, इतना कुछ करने के बाद उन्हें हम एमएसपी भर देते हैं, उसके बाद सरकार भी अपना पैसा लगाए, यानी देश के संसाधनों का अनप्रोडक्टिव, जिसको हम कहते हैं ना, उसकी कोई उत्पादकता नहीं। हम देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? हमें लगता है कि यह किसानों को बरगलाने की कोशिश है। और आप अगर ध्यान से देखें, एक दूसरा किसानों का वर्ग तैयार हो चुका है। इस देश में 1 लाख के आसपास लोग हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं, जो अपनी उपज तय करते हैं, कितने में उगाएंगे वो तय करते हैं, मौसम देखते हैं और फिर बाजार भी तय कर लेते हैं और बताते हैं कि हम इतने में ही बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो प्रगतिशील किसान हैं जो आगे जाना चाहते हैं, और एक तरफ वो है जिनको पीछे ले जाकर कुछ मंडी वाले, कुछ आड़तिए, कुछ कमीशन एजेंट और विशेष करके किसान संगठन इनकी दुकान चलाने की कोशिश। एक ब्रेक ले रहे हैं, कहानी कुछ